अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान दुरानी। आज की नशिस्त में हमारे बड़े प्यारे दोस्त एडवाइज़र फाइनेंस टू सीएम केपी मुज़म्मिल असलम साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। सर, केपी गवर्नमेंट के 100 नहीं 180 दिन कैसा रहा, क्या चैलेंजेस थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामी उसके प्रॉफिट से आप निकालते हैं। अगर प्रॉफिट है तो आप कहते हैं कि हम मतलब अच्छे जा रहे हैं, अगर लॉस है तो आपको ख़ुद पता लग जाता है कि आप अच्छे नहीं जा रहे, तो वक़्त से नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं P&L बनाऊँ यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँ इस सूबे का, जो ख़ुसूसी तौर पे जो मेरे पास ज़िम्मेदारी है, और आपको पता है कि किसी भी हुकूमत की जो कारकर्दगी जो है उसकी जो है ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस से ताल्लुक़ होता है। तो आज मैं आपके सामने बैठा हुआ ये फ़ख्र से बात कह सकता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि ये माशी तौर पे दिवालिया सूबा है और इसके फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा 76 साल की तारीख़ में अपने ख़जाने के पीक पे बैठा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बाकी हुकूमतों के बारे में तो ये सुनते होंगे कि कर्ज़ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हम जो है अपने कर्ज़ उतारने का भी एक नया अकाउंट बना चुके हैं कि अब हमने उसमें पैसे अपने कर्ज़ उतारने वाले में भी जमा करना शुरू कर दिए। तो मतलब कर्ज़ लेने से अब हम कर्ज़ उतारने वाला सूबा बन गया है। ये मेरा प्रॉफिट है। अगर मैंने आपको फ़िगर बता दिया तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे पैसे पड़े तो कढ़ो, हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी वो है। ऑलरेडी आपकी मकरूज़ है वफाकी हुकूमत, तो उसकी भी चलते चलते बता ही दीजिए कि आप क्यों नहीं उनसे पैसे निकलवा सकते? देखिए बात ये है कि वो तो बेचारे इतने मकरूज़ हैं कि वो पहले कहते हैं ना कि बाल बाल कर्ज पे है, तो ये भी मिसाल फिट नहीं होती। आप वाली मिसाल ना बाल हो और मतलब वो सूरत हाल हो चुकी है उनकी, ठीक है ना। हाँ, तो वो इट उन फिट्स। हाँ, इनका अब हाल बेचारा बेचारा तो नहीं बोलूँ, मेरी हुकूमत है, मेरा मुल्क है, और वो नहीं तो हमें करना है और इस हमें दलदल से निकालना है। लेकिन वफाकी हुकूमत की सूरत हाल ये है कि इस साल उनकी जो नेट आमदनी है 9,100 अरब है और सिर्फ सूद की अदायगी 9,800 अरब है। यानी कि उनकी इतनी भी आमदनी नहीं है कि सूद अदा कर सकें। कर्ज छोड़ें, फिर उसके बाद जो अमूर हुकूमत है वो छोड़ें, इस साल का खसारा छोड़ें, तो इस साल भी वो 10,000 अरब जो है उन्होंने कर्ज अदा करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, वफाकी हुकूमत की जो कोई बात नहीं करता, ये पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में करूँ और मज़ीद फिर करूँगा, ये आपको इसका जो है एक आपके आगे खोल रहा हूँ बात। वफाकी हुकूमत की सिर्फ पेंशन, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी जो पेंशन जो 14 नस्लों तक जाती है, 14 टीयर है, यानी वो फौत होगा, उसकी बीवी, फिर उसके बच्चे, फिर आगे उसकी बेवा बच्ची, इस तरह करके 14 नस्लों, सिर्फ वो ही 25,000 अरब है, 25 ट्रिलियन, ठीक है ना। आज अगर उसको कैलकुलेट करें, ये कर्ज अपनी जगह है, तो वो इतनी ज़्यादा मकरूज़ है लाइबिलिटी। इसी तरीके से वो हमारे सूबे का भी उसने पैसे देने हैं, उसने IPPs के भी पैसे देने हैं। तो आप यूँ समझ लें कि वफाक के पास सिर्फ एक कर्ज का समंदर है। अब उसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम क्योंकि मतलब एक वफाक का हिस्सा हैं, जितना हम उनको जो है सपोर्ट कर सकें। एक होता है ना कि आपने किसी से कर्ज लेना है, अपना वापस लेना है, तो आपके दिल में आता है ये बेचारे के पास तो खुद खाने के पैसे नहीं है, मैं इसको क्या इसको बोलूँ जाके, या इससे इतना क्या ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम उनको जो है ना इतना ज़्यादा भी नहीं परेशान कर रहे कि वो जो है वो हमारी वजह से अंडर प्रेशर है। हम चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करें और उससे फिर जो है अपने जितनी भी इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो उन्होंने वाजिबात हैं, वो उसको ऐसे तरीके से करें पूरा। वो ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। ये जो बिजली के यूनिट सस्ते करने वाली बात है, तो उसमें आप कर दें, आवाम का ही रिलीफ है इसमें। देखिए बात ये है, मिसाल के तौर पे हम दो पड़ोसी हैं, ठीक है ना। फैसला ये हुआ था, आपने अक्सर देखा होगा रमज़ान में सब अपनी अपनी डिशें दस्तरखान में रख लेते हैं, मिल के खाते हैं ना, ठीक है ना। उस वक्त फिर ये नहीं होता कि आप कहते हैं मैं 6 समोसे लाए तो 4 मैं खाऊंगा, सिर्फ तू 2 खाएगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ। आपने अपने 6 समोसे रख लिए और मैं जो है 6 सैंडविच लिया है, ठीक है ना। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितने सैंडविच खा रहा हूँ, आप कितने समोसे खा रहे हैं।
लेकिन एक ये कि हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कुछ ना कुछ लाए हैं टेबल में। अब ये बिजली के मामले में ना, पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली केपी पैदा करता है। आपको पता है कितने की? 6 रुपये 7 रुपये फी यूनिट। और केपी के लोग क्या ले रहे हैं? 72 रुपये यूनिट पे खरीद रहे हैं वापस हुकूमत से। अब जो मैं सस्ती बिजली दे रहा हूँ और अपनी बिजली ही मैं 72 रुपये में ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे जो आप 6 समोसे लाए उसमें मैं आपको खाने ही ना दूँ, सारे मैं खा लूँ, दोनों दस्तरखान में बैठे हैं, तो आप तो फिर कहोगे ना कि भाई ये रिलीफ तुमने कि अपने बच्चों के लिए मेरे साथ कह रहे थे बैठ के खाना है, तुम मेरे बच्चों को नहीं दे रहे, खुद ही खा गए सारा। तो इस तरीके से पंजाब जो है इस वक्त वाहिद सूबा है जो अपनी मिकदार के हिसाब से बिजली पैदा नहीं करता। उसको आज मुराद अली शाह भी बात कर रहा था कि 3000 मेगावाट जो थर से बिजली पैदा होती है वो सिंध में नहीं इस्तेमाल होती है, वो सिंध से बाहर जाती है। इसी तरह 5500 मेगावाट जो केपी में पैदा होती है उसकी आधी से भी कम हमें मिलती है, बाकी सारी बाहर जाती है। दोनों की कहाँ जाती है? पंजाब में जाती है। तो सिंध सस्ती बिजली बना के दे रहा है, केपी सस्ती बिजली बना के दे रहा है। जो पंजाब ने अपने मंसूबे लगाए हैं वो इतने महंगे लगाए हैं जिसकी वजह से हम सारों की औसत महंगी हो गई है। अच्छा, टिल डेट आज के ही मैं कोई 5-6 शॉर्ट सुन रहा था। आप बिजली महंगी होने की तो बात चलें ठीक है, बिजली आ नहीं रही पेशावर शहर में। आज ही जो है वो एक मीडिया खबर चला रहा था कि 2-3 घंटे आ रही है। इसकी क्या वजह है? लोड शेडिंग क्यों हो रही है? उसकी वजह ये है कि ये जो सिस्टम वफाक के पास है तो वफाक का फेलियर है। अब आप यूँ सोचें कि बिजली यहाँ से बन के जा रही बाहर है और यहाँ पे नहीं दे रहे, कम आ रही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना। लेकिन बात यह है कि देखें, अब आप बात करते हैं कारकर्दगी की, ठीक है ना। मुझे आज ये बता दें इस वक्त पंजाब कितने सस्ते बिजली के प्रोजेक्ट लगा रहा है। मैं इस वक्त बता सकता हूँ, गिनवा सकता हूँ कि पी आज की तारीख में 10 नए बिजली के प्रोजेक्ट लगा रहा है। आज की महंगाई में 8 रुपये फी यूनिट उसकी पैदावारी लागत है। कल के इलेक्ट्रिक, अच्छा के इलेक्ट्रिक सिंध गवर्नमेंट नहीं है बाय द वे, हाँ इसको ज़रा सा अलग कर लीजिएगा, सिंध आया जाएगा उसका भी बेनिफिट लेने के लिए। कल के इलेक्ट्रिक ने सोलर पार्क के 2 बिडिंग करवाई हैं और उसमें उनको 11 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जो जिसने जीता है वो मास्टर टेक्सटाइल करके कोई कंपनी है, 11 रुपये 20 पैसे के हिसाब से वो के इलेक्ट्रिक को बिजली बना के देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ 11 रुपये की, हम 6 रुपये की, और पंजाब बना रहा है 80 रुपये की बिजली इंपोर्टेड कोल से, ठीक है। LNG से, RLNG से बना रहा है 32 रुपये की, फर्नेस ऑयल से बना रहा है 50 रुपये की। उनकी पैदावार, उनकी जो है डिमांड को पूरा करने के लिए बाकी सब सूबे सस्ती बना रहे हैं और वो अपने प्रोजेक्ट आसमानों पे लगा रहे हैं। अब वो ये कब हुआ सिलसिला शुरू? ये हुआ 2015 में। हमारी तरफ से पंजाब अपना पूरा बिजली का बिल फ्री कर दे लोगों को, लेकिन हम पंजाब की कोताही की वजह से महंगी बिजली क्यों खरीदें? ये सवाल है। वो 14 रुपये रिलीफ किया, 28 रुपये दे, 100 बिस्मिल्लाह। पंजाबी हमारे दोस्त, पंजाब हमारे दोस्त हैं। कम टू द सोलर प्रोजेक्ट। आप मुझे या आवाम को ये समझाने की कोशिश करें कि सोलर लगाने से उनके बिजली के बिलों में क्या फ़र्क आएगा। हालांकि अगर आप IPPs के साथ बात नहीं करते तो वो आपका जो कैपेसिटी वो तो देना पड़ेगा, बिल तो बिजली के उतने ही आने। इस पे क्या, किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सोलर लगाने का मतलब ये है कि एक जो हमने एक चीज़ सीखी थी अपने बड़ों से, खान साहब से और उस वक्त शौकत तरीन साहब से, एक होती है चीज़ आपके कंट्रोल में, ठीक है ना, और एक चीज़ होती है आपके कंट्रोल में नहीं। अगर कंट्रोल में होती है उसको तो आप कम कर सकते हैं। अब ये बिजली का बिल जो है ना सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वफाक ने गलत काम किए हैं। फिर वो एज ए जनरल पूछ रहा हूँ, सूबे का नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ। तो एक हमें एक चीज़ सिखाई थी, जब आपके कंट्रोल में ना हो ना तो उसको जो है उसका तोड़ ढूंढो। जैसे कि खान साहब के दौर में जब आलमी महंगाई शुरू हो गई थी हो ना, तो एक फैसला ये हुआ कि यार ये जो तेल की कीमतें बाहर बढ़ रही हैं तो पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी। हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आवाम को जो है ना बेबस छोड़ दें। तो उसमें हमने हमारा एक वो स्लोगन था, महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर। मिसाल है कि आज आमदनी महंगाई बढ़ रही है और जो कम नहीं हो सकती फॉर सम रीज़न, तो उसके लिए क्या करूं, मैं आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे डाल देता हूं, ठीक है। तो ये जो आपने बात की, ये जो सोलर जो है ये आमदनी पे जोर हो जाएगा, महंगाई का तोड़। अब एक आदमी है जिसका बिल आता था बिजली का 5000, अब एकदम 15000 आ गया।
अब एक तरीका ये है कि उसके या तो जेब में 10,000 रुपये फालतू डाल दो ताकि उसकी ज़िंदगी में फ़र्क ना पड़े, उसकी आमदनी बढ़ा दो, उसके वसाइल बढ़ा दो, ठीक है ना। या एक ये है कि आप उसकी जगह आप भर दो। हमने और पंजाब में क्या फ़र्क है, हम ये कह रहे हैं कि कोई पायदार, जो सिंध भी बोल रहा है कि आप कोई पायदार पॉलिसी लाएं। सितंबर के बाद क्या बिजली के बिल नहीं आने? आप फिर ये कह रहे हैं कि सितंबर में सर्दी आ जाएगी। पाकिस्तान में सर्दी दिसंबर भी आ जाए ना तो नहीं ख़त्म होती, ठीक है। दिसंबर तक एसी चलते हैं लोगों के, जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने ये किया है कि जिन लोगों के बिल आ रहे थे बिजली के, हम उनको फ्री सोलर या आधी किस्त उसकी हम देंगे, आधी वो देंगे। तो बजाय हमने ये शोशा और ये जो है एक फिल्मी सीन बनाने के, हमने रियल टाइम में अब हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें एक सोलर, एक बैटरी, एक इन्वर्टर, 4 पंखे, 6 बल्ब और एक्सटेंशन वाइस, ये हम देंगे 65,000 लोगों को फ्री। और 65,000 लोगों को आधी किस्त हम देंगे, आधी किस्त वो देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे हमने पूरी वर्किंग कर ली है। 14 अगस्त को हमने ये किया। तो हम वो जो 45 अरब, हम भी 10 अरब मेरे पास इस वक्त वसाइल है, कर सकते हैं, लेकिन वो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे। लोगों की परेशानी 1-2 महीने बाद तो नहीं ख़त्म होगी ना। तो एक हम लॉन्ग टर्म जो है हमारा विजन है। दूसरा, हम अपने खुद बिजली के प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी 8 रुपये बिजली है, उससे हम यहाँ के कारखानों को लगवा के देंगे। अब जब यहाँ कारखानों को देंगे तो यहाँ जितने कारखाने लगेंगे, आज जो यहाँ पे लोग बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। वही वाली बात, महंगाई का जोर, आमदनी, महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर। तो जब लोगों की जेब में पैसे आएंगे कारोबार से, इससे, रोज़गार से, वो खुद अपने बिल अफोर्ड करें। मतलब क्यों हम उनको जो है इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं कि जी शहबाज साहब ऐलान करें या अली अमीन साहब ऐलान करें तो वो बस हमें 1 महीना 2 महीने, वो अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला, उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। राइट। अब मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया सोलर का। केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पिछले जितने भी तरक्याती जो मंसूबे थे, सेहत कार्ड हो गया और इससे मुतल्लिक 4-5 बता दीजिए कि आपने पिछले 6 माह में चैलेंजेस को फेस करते हुए क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं तरक्याती उसमें। देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आए तो सेहत कार्ड बंद था। आपके लाहौर में भी चलता था, खान साहब के ज़माने में, पंजाब में आपको याद होता, जो अभी तक नहीं चला। और जब हम आए तो हमारा तो यही प्लान था कि अगर, क्योंकि हुकूमत ही हमारी बननी थी कि हमने पूरे पाकिस्तान में, जैसे पंजाब और 70% तो उस ज़माने में कवर कर लिया था। तो जब हम आए तो पहले दिन ही अली अमीन साहब ने उसका ऐलान कर दिया, सेहत कार्ड का, तो रिवाइव, हाँ, उसे रिवाइव कर दिया, खोल दिया उसी दिन, ठीक है ना। 12 मार्च से लेकर, ये मैं आपको बता रहा हूँ 30 जुलाई तक का फिगर, उससे 3,60,000 लोगों ने ऑपरेशन कराया सेहत कार्ड से। सिर्फ जो सरकारी अस्पताल में जो चल रहा है वो मामला अलग चल रहा है। 3,60,000 और 10.5 अरब रुपए अभी तक हम जो है स्टेट लाइफ को उसके अदा कर चुके हैं। इस साल के बजट के तखमीने में हमने 37 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए रखे हैं, यानी कि महीने के 3 अरब रुपए। अब कहाँ पंजाब की आबादी 12-13 करोड़, उसके लिए 45 अरब तारीखी पैकेज जिसकी बात करें। जब से सेहत कार्ड शुरू हुआ है, सिर्फ केपी हुकूमत ने 180 अरब रुपए सेहत कार्ड पर खर्च कर चुकी है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा, इस साल हमारा, क्योंकि पहला साल था, हमने जो है 220 अरब रुपए की एडीपी रखी है तरक्याती अखराजात की, ठीक है। फिर इसके अलावा 138 अरब रुपए की फॉरेन प्रोजेक्ट्स की रखी है। कुल मिला के 400 बिलियन प्लस की हमारी इस साल तरक्याती अखराजात होंगे। फिर हम इसके अलावा सेहत कार्ड की तर्ज पे तालीम कार्ड शुरू करने वाले हैं। तालीम कार्ड का जो मकसद ये होगा कि जिन लोगों को, मतलब दूर के इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं बने हुए, वहाँ पे हम बच्चों को ये तालीम कार्ड दे देंगे। वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी स्कूल में जाके दाखिला ले लें, प्राइवेट स्कूल में, और उसी तालीम कार्ड से वो फिर जो है किताबों की दुकान में जाके किताबें भी ख़रीद सकते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म भी ख़रीद सकते हैं, स्कूल का जूता भी ख़रीद सकते हैं। उनके जो है महीने में उनके उस कार्ड के अंदर वो कैश नहीं निकाल सकते, उससे वो तालीम शुरू कर देंगे। इस तरह हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके लिए ये जो है ये एक हमारी पॉलिसी। आज आपको कहीं किसी इलाके में स्कूल नहीं है, आप स्कूल का ऐलान करते हो, पहले ज़मीन लेते हो, फिर उसके बाद वो बनता है, तो वो उस वक्त तक, जब तक स्कूल बनता है, वो बच्चे जवान हो चुके होते हैं, बच्चियाँ माएँ बन चुकी होती हैं, और वो स्कूल ही बन रहा होता है। मैं आपको जो है ना, किसी भी सूबे में आप चले जाएं,
तो एक हमने पॉलिसी तालीम कार्ड की ला रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है इंतज़ाम शुरू हो, फौरी तौर पे। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि हमें सरकारी मज़ीद मुलाजमतें नहीं देनी पड़ेंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक घर बैठे एक जो बच्ची है जिसने अच्छी तालीम हासिल की है, वो अपने ही घर में एक हुजरा बनाकर स्कूल शुरू कर सकती है। अब उसके इलाके के गरीब लोग हैं, उसको उसकी फ़ीस की फ़िक्र नहीं होगी, वो तालीम कार्ड से उनको फ़ीस मिल जाएगी और एक अच्छी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पे, और फौरी शुरू हो जाएगी। दूसरा, हम पॉलिसी लेकर आए कि अब हम स्कूल की इमारतें नहीं बनाएंगे, फ़ौरन स्कूल अगर शुरू करना है आप बताएं, उस जगह पे बिल्डिंग किराए पे लें, 25,000 पे गांव में, 50,000 शहर पे, और अगले हफ्ते महीने से वहाँ पे स्कूल शुरू करें। तो ये जो जो तालीम के बजट जो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, उसमें जो है पता लगता है कि इतने हज़ार स्कूल अभी ज़ेर तामीर है, उसमें फ़ंड जा रहा होता है। तो अब मकसद क्या है कि फौरी जो है इंटरवेंशन करके, जैसे सेहत कार्ड भी फौरी इंटरवेंशन थी। सरकारी अस्पताल में रश मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल पहले आपको इसलिए नहीं अंदर आने देता था, आपके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के। अब आपकी जेब में हमने 10 लाख रुपए डाल दिए हैं, जब दिल चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल में। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो अभी हमने सेहत कार्ड में 10.5 अरब रुपये लोगों ने ऑपरेशन कराए हैं, उसका 2/3 सरकारी अस्पतालों से लोगों ने कराया और 1/3 प्राइवेट से कराया। तो सरकारी अस्पताल भी अब उनसे जो है उस सेहत कार्ड में पैसे ले सकते हैं। तो सरकारी अस्पतालों ने भी अपनी सर्विस डिलीवरी अच्छी कर दी, ज़्यादा डॉक्टर्स कर लिए, ज़्यादा इक्विपमेंट्स कर लिए, कैपेसिटी बढ़ा ली। तो अब लोगों को बर वक्त जो है उसमें इलाज मिल रहा है। अब हम आगे इसमें सोच रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट भी ले आएँ इसके अंदर। अभी हार्ट का एक वॉल है, उसको 2 वॉल्स तक ले जाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। और ये सोचें कि ये पूरे सूबे के लिए यूनिवर्सल है। ये वो वाला काम नहीं है कि पहले 200 यूनिट वालों को कुछ नहीं मिलेगा, 201 से 500 यूनिट वाले को मिलेगा। यहाँ पे जो है सेठ आदमी है, मजदूर आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, जो केपी के डोमिसाइल के उसका हक है। और मज़े की बात क्या है इसकी, अगर वो केपी में नहीं इस वक्त रिहाइश पजीर हुआ और वो कराची में है या लाहौर में है और उसको कोई सेहत का मसला हो गया, तो वो कराची और लाहौर के अस्पतालों से सेहत कार्ड को इस्तेमाल करके वहाँ इलाज करा लें। आप मरियम नवाज़ के हेल्थ इनिशिएटिव्स उन्होंने भी काफ़ी उठाए हैं, उनको बताएं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे? मुझे वो पहले एयर वो एम्बुलेंस और टिकटॉक पता नहीं वाले, प्रोजेक्ट। टिकटॉक में तो भाई मैं देखता नहीं हूँ वैसे, और अगर टिकटॉक के इनिशिएटिव है तो आपकी सामने ही है। वो एक मरियम नवाज हॉस्पिटल, एक नवाज शरीफ हॉस्पिटल कैंसर का, उन्होंने कहा था 1 साल में बनेगा, आपको ऐलान याद हो गया होगा। था, जी जी। तो वो 6 महीने गुजर गए, ज़रा चक्कर लगा कर आए कि कितना मतलब बाकी काम रह गया उसका। अच्छा, तो ये ऐलानात एक अलग चीज़ है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बताई है। आप निकले भी बाहर जाते जाते किसी से ही पूछ लें कि आपको सेहत कार्ड से कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमारी BRT है, BRT जो है पाकिस्तान की, ये जो बड़ी बातें करते हैं, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ये लाइन वो लाइन, 5 अवार्ड लिए हुए, 27 किलोमीटर पे 30 स्टेशन है, ठीक है। और इसका जो है किराया जो है इस वक्त 1 से ₹1.25 किलोमीटर है, स्टेट ऑफ आर्ट वो है, ठीक है। और 5 इसमें अवार्ड लिए हुए हैं। एक हमने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसकी आप वाइबिलिटी देखें, आप आए होंगे रास्ते में, देखी होंगी वो आपने तो बस। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये भी केपी गवर्नमेंट के लिए एक सफ़ेद हाथी है और इस पे आप सब्सिडीज़ देते हैं? नहीं इट इज़ अ बर्डन टू इकोनॉमी, नो? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा इस पे जो सब्सिडी है सालाना 3 अरब रुपए की है। इस साल मैंने 3 अरब रुपए रखा है। अगर मैं दिन में 3 लाख लोगों को उस BRT से फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तो ये हमारा काम ही जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सर्विस डिलीवरी है। सर्विस के नाम पे सर्विस ना हो, वो नुकसानदेह है। तो ये अप्रोच मेट्रो, ऑरेंज लाइन, वो भी तो है ना, आप उसे भी अप्रिशिएट करें। नहीं, मेरे पास तो नंबर्स है ना, मेरे पास तो नंबर है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुकाबले में आप अपना नंबर दें कि हमारे दिन में 3.5 लाख लोग कम्यूट करते हैं, ठीक है, हमारा ठीक। किराया ये है। हम्म, फिर उसके बाद जो है हमें इंटरनेशनली 5 अवार्ड मिले उस पे। हम्म। तो आप बताएं, अगर इससे अच्छा है तो क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे? उनसे सीखेंगे भी, उनसे कुछ लेकर भी आएंगे नॉलेज। अच्छा, आप आजकल सीखने सिखाने पे बहुत बातें कर रहे हैं। जिंदगी के आखिरी दिन तक ऐसे मामला रहता है। टोबैको ग्रोअर्स जो हैं, उन पे टैक्स लगाते लगाते बात कहाँ फंस गई? लगा रहे हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे? भाई, आज लगता है तैयारी पूरी नहीं की आने से पहले। बताइए। 6 रुपये टैक्स था
इस पे टोबैको पे हाँ। इस वक्त 25 रुपये किलो, जब मैं आया था 6 रुपये किलो था। अच्छा। सीधा 25 रुपये, यानी कि 450%। ठीक है। ये टैक्स आज केपी की हुकूमत टोबैको, ये ग्रोअर्स पे नहीं है। ये हमेशा आप ग्रोअर बोल देते हैं, ग्रोअर जो है ना फिर कहेंगे कि यार हम पे टैक्स लगा दिया है। ग्रोअर तो हमारे लोग हैं, हमारे सूबे के जो ग्रोअर से खरीदते हैं। अच्छा। यानी कि फिलिप मॉरिस, पाकिस्तान टोबैको जो सिगरेट की कंपनी है, ये उन पे पहले भी 6 रुपये था, अब वो 6 रुपये से सीधा 25 रुपये कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जंप 500% का एक साल में कभी नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। ये पॉलिटिकल विल थी। तो आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तैयारी पूरी करके नहीं है, किसने कह दिया हमने टैक्स नहीं लाया, बल्कि हमारा तो इसमें एक झगड़ा है। हम ये कहते हैं ये एग्रीकल्चर क्रॉप है, ये टैक्स हमारा है, फेडरल गवर्नमेंट इस पर क्यों ले रही है? फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त 390 रुपये उस पर एफईडी ले रही है। हमने अब एफईडी भी लगा दी है इस पर 50 रुपये किलो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर हाई कोर्ट से उस पर स्टे ले ली है इन्हीं कंपनीज ने। अब हम उस पर लड़ रहे हैं और ये अपना हक जो है सूबे को वापस लेकर देंगे, क्योंकि ये इस टोबैको पे जितनी भी आमदनी है ये सिर्फ केपी का हक है, इसमें पंजाब और सिंध का हक नहीं है। वो पंजाब और सिंध को भी जा रहा है उसमें। राइट। अच्छा, ये जो इंटरनल रिफ्ट था, शकील खान का इस्तीफ़ा या फिर उन्हें निकाला गया, जो भी था, तो ये एंटी करप्शन ड्राइव समझा जाए या ये आपस की लड़ाइयाँ, ये क्या है? ये मैं आपको सिर्फ इसमें दो चीज़ें बता दूं, ये पीटीआई का हॉलमार्क है। पीटीआई बाय डिज़ाइन इस तरह की है। पीटीआई आपको याद होगा खान साहब की हुकूमत थी, उनका बेस्ट मैन राइट हैंड जहांगीर तरीन था। बात सामने आई, इमीडिएटली कमेटीज़ बनी, कमीशन बने, एक्शंस हुए। फिर इधर आपको याद होगा पिछली हुकूमत में कुछ सेनेटर्स ने वोट, सेनेट के इलेक्शन में वोट ऊपर नीचे हो गए थे, 21 एमपीएस उठा के बाहर फेंक दिए थे। ठीक है, तो ये पीटीआई जो है ना इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लें, जिस सूबे से आप हैं, पंजाब से, आते मरियम औरंगजेब पे 14 करोड़ का इल्ज़ाम लगा था और खामोशी, कोई एक्शन नहीं। फिर वो एक फ़ोन पे मायने बेच रहा था बंदा कि सर आप ही की निकलेंगी, बाकी कोई नहीं डालेगा। अब उस पर पूछ रहे थे जी वो हमारा इंटरनल मामला है अभी, क्योंकि उसने एक्शन नहीं किया, ठीक है ना। फिर आप वफाकी हुकूमत की मिसाल ले लें, वो गंदम $1 अरब की जो है वो जो आई थी, जिसमें शहबाज साहब की हुकूमत भी शामिल थी, केयर टेकर भी शामिल थे, वो कमेटी बनी, वो कमेटी बन के बाद पता नहीं हवा में उड़ गई। आईपीपीस देख लें, आईपीपीस। तो ये पीटीआई की अभी सिर्फ 4 माह में आप शकील खान वाली बात को ना करें, इसके अलावा फॉरेस्ट मिनिस्टर भी चेंज हुआ, डीजी हेल्थ भी निकला इस 6 महीने में। फरिश्ते तो नहीं है ना, 6.5 लाख लोग काम करते हैं सूबे में। इस तरह तो मतलब अमेरिका में भी वजीर निकाले जाते हैं, यूरोप में भी निकाले जाते हैं, हर जगह। फौज में भी आपने देखा है अकाउंटेबिलिटी होती है, किसी पे होता है, किसी का उसको कोर्ट में। तो ये बात ये है कि जो करे उसको जो है पॉलिटिकल मसलियत पे ना हो। अभी शकील खान पे जो है ये जुर्म साबित नहीं हुआ, एक शक की बिना पे सारी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि मतलब ही विल बी राइट लेटर ऑन, बट सबकी तसल्ली के लिए ये कि नोबडी इज अबव मतलब पार्टी प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसमें जो गुड गवर्नेंस कमेटी है उसने कुछ और वज़रा को भी जो है तलब किया? मैं सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे से भी कल जो है हमारे जो एंटी करप्शन वाले हैं वो उन्होंने जो है प्रोसीजर्स पूछे कि यहाँ से रिलीज़ कैसे होती है, रिलीज़ पॉलिसी की है, ये स्टेप्स किए हैं, ये स्टेप्स किए हैं। तो ये हो सकता है कि और इदारों से भी पूछे हो, हेल्थ से भी पूछे हो, और भी इदारों से पूछा हो। तो अब उसमें वो कहाँ पे उनकी जो है सुई अटकती है कि कहाँ पे काम गलत हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पाकिस्तान है, सिस्टम में लूप होल बनते हैं, लोग उस सिस्टम्स का फ़ायदा उठाते हैं। हमारा काम ये है कि उन लूप होल्स को जो है उसको बंद करना, उसको मैनेज करना, उसको कम से कम करना, ठीक है ना। ये हमारा काम है, उसमें जो है ये कर रही है। अभी 99 प्रिंसिपल्स सीएम साहब ने निकाले हैं कि किस तरह रिपोर्टिंग होगी सर्विस डिलीवरी में, सफाई से लेकर प्रोक्योरमेंट से लेकर ये तमाम चीज़ें। अभी ये पिछले हफ्ते 10 दिन में लॉन्च किया उन्होंने, पोर्टल बनाया बाकायदा उसका कि किस तरह हर आदमी रिपोर्ट करेगा। ऑस्टेरिटी ड्राइव कंटिन्यूस? अभी तक तो देख लें, आपको एक बात बता दूं कि 6 महीने मेरे हो गए, मैंने कोई बैरून मुल्क का सफ़र नहीं किया, ठीक है ना। बाकी आप सूबों में देख लें, वफाक में देख लें, ठीक है ना, बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, रिश्तेदार घूम रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो है इस्लामाबाद और
पेशावर से आगे नहीं गया कहीं अभी तक, ना किसी बैरूनी मुल्क के दौरे में गया। चीफ मिनिस्टर को आपने किसी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे देखा होगा। पंजाब में तो हेलीकॉप्टर टैक्सी चल रही है आजकल, ठीक है ना। कोई केपी का वजीर इस वक्त जो है बैरूनी मुल्क के दौरे पे नहीं गया, ठीक है ना। नई गाड़ियों पे पाबंदी है ख़रीदने पे। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इस सालाना इसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा, इससे बेहतर है नई गाड़ी, लेकिन ले ली तो आप लोगों ने नहीं बख्शना, ठीक है वो एक मसला बना था ना, ठीक है। वो जो एडवाइजर टू सीएम के लिए वो भी वो कहती है कि वहां से यहाँ से, लेकिन हुई तो नहीं। ये देखिए ये है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पीपल्स पार्टी, जिसमें प्रेशर अंदर से ज़्यादा बाहर से उसके कारकुन वो बख्शते नहीं है। तो हमें भी आपके सामने फिर ना ये ज़्यादा जो घिसा हुआ कपड़ा है ना वो पहन के बैठते फिर ज़्यादा खुशी होती है कि चलो जी इस तरह ही बैठो। अच्छा, सबको साथ लेकर चलना है या सोलो फ्लाइट ही? क्योंकि आपसे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं नाराज़ ही नज़र आती है, यहाँ पे उनके जो गवर्नर साहब हैं वो भी। सो आपकी क्या मूव है, किस तरह से आगे चलना चाहते हैं? देखिए बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट और हमारा एक नेचुरल जिसे कहते हैं ना कि वो है रिफ्ट नहीं कह लें कि हम एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ओके, ठीक है ना। उनको हमारी प्रोग्रेस हजम नहीं होगी, ठीक है ना। हम तो किसी खाते में नहीं, क्योंकि हमारी वजह से उनको कोई नुकसान फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जहाँ तक रहा सवाल कि अगर वो दो ऑफिसर्स को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। यानी कि अगर वज़ीर आज़म बन के अगर पीडीएम या नून लीग वाला बन के डील करेगा केपी से तो रिफ्ट होगी, और केपी का सीएम अगर केपी के सीएम से हट के अगर पीटीआई का मिनिस्टर बन के बात करेगा तो रिफ्ट होगी। तो मेरा मशवरा यही है कि जब व्हेन कम टू ऑफिस तो वो वज़ीर आज़म बन के बात करें, वो सीएम बन के बात करें, तो तब तो साथ मिल के चलने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपके जहन में हो कि मैं इनको फेल करूं, मैं इनके पैसे रोकूं, मैं इनको तंग करूं, मैं इनका चीफ सेक्रेटरी चेंज ना करूं, मैं इनका जो है दूसरी चीज़ें चेंज ना करूं, इनको जो है उस पर रखूं, तो फिर क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब से इलेक्शन हुए आपने अभी तक सुना आपने किसी ऑपोजिशन वाले की रैली रोकी हो, किसी को गिरफ्तार किया हो, किसी के घर छापा पड़वाया हो? यहाँ पे केपी में अपने ही लोग पकड़ रहे हैं। नहीं, अब हमने चले अपने तो पकड़ रहे हैं ना, केपी के अपने कारकुनान, लेकिन दूसरों को हमने किसी पे हाथ डाला भी तक। कोई एक मिसाल दे दें। नहीं, ठीक है। वो तो इसमें भी यही आता है ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। ना ना ना, ऐसी बातें ना करें। अगर ऐसी बात आपको लग रही है तो फिर तैयारी करके रहें। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है सब पूरे पाकिस्तान में। ये भी मैं आपको बता दूं, सिस्टम खुद चला रहे हैं सीएम, एक चीज, एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम सीएम ऑफिस। देयर इज नो मतलब राइट एंड लेफ्ट। वो जो हमें बंदे नहीं दे रहे वो भी बेशक नहीं दे रहे, लेकिन वो भी सीएम की डायरेक्शन पे काम करते हैं। मजाल नहीं है किसी की अगर सीएम के खिलाफ कोई काम कर सके। इसका मतलब है कि ये जो पीटीआई के कारकुनान उठाए गए या अगवा हुए व्हाट्सएवर, इस पे जो पीटीआई ने सीएम केपी के ऊपर और आपकी कैबिनेट के ऊपर जो तनकीद की वो बिल्कुल ठीक की, क्योंकि सीएम इज़ कॉलिंग द शॉट्स। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि कस्टम्स किसके पास आता है? वफाक के पास आता है। एफआईए किसके पास आता है? वफाक के पास आता है। अगर कोई उस इदारे की एक्टिविटी है वो सीएम उसको तो कंट्रोल नहीं करता ना। ओके, आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कस्टम्स आज किसी के गोडाउन में छापा नहीं मार सकता केपी में आके। उसको अगर लगेगा कि स्मगल्ड चीज है तो छापा मारने तो आएगा। अब नौयत बात की इस तरह बताएं ना कि सीएम की मशीनरी ने ये काम किया। अगर कोई मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है जो वो वाली है, इधर अगर कोई नार्कोटिक्स की खेप पकड़ी जाए तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की उसकी नार्कोटिक की फोर्स ने आके किया है ना काम। वो मतलब बंदे उठाए हैं, ये उठाए हैं। तो वन नीड्स टू आइडेंटिफाई दिस। जहां पे आपने देखा पिछले दिनों एक स्टूडेंट हमारा गिरफ्तार हुआ था। जी, 3 घंटे में आ गया वापस। हाँ, तो आया कैसे? कौन कैसे आया? सीएम ने ले आए होंगे, ये पता कराया होगा। तो बात ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों पे छूट दूसरों को मारूं। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये होती है डेमोक्रेसी। सामने गवर्नर हाउस है, मतलब वो रोज़ाना जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं, कोई मसला नहीं है। पंजाब में तो वो असेंबली में नहीं घुसने देते,
वो कभी उनका मैडम का मूड खराब हो जाए तो वो जो है 15-15 दिन महीने के लिए बंदे बैन करवा देती हैं। जब हलफ हो रहा था, आपको याद होगा, ऐसा ही है। हलफ में अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, हाउ फील्स के आपके अपने ही लोग सोशल मीडिया पे, पीटीआई के लोग ज़्यादातर केपी गवर्नमेंट को बड़ा सख्ती से ले रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कैसा लगता है? कोई मसला नहीं है, मैं भी आपके सामने सोशल मीडिया में पूरा दिन होता हूँ। और देखिए, बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है ना। हाँ, आपकी अंदर से नीयत क्या है आपको पता होता है। तो राइट। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कुछ चीज़ों में हमें पता भी लगती है नई बातें। कुछ कल मैं जैसे एक कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने उन्हें ये बोला कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि स्कूल और अस्पताल जो है, जो हर इलाके का, वो अपना खर्चा खुद करे और उसकी ना रिपोर्टिंग करे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी, पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी कि जिसमें आ रहा था कि इतने स्कूलों में टॉयलेट सही नहीं है, हाँ। इतने स्कूलों की छतें नहीं है। तो मैंने कहा, जब ये सुनते हैं ना तो तकलीफ होती है कि जी, हम तो बजट पूरा दे रहे हैं, लेकिन बजट आपके थ्रू जाना था पीछे तक, लेकिन वो पूरा बजट नहीं गया। लेकिन अब हम आपके पास सिस्टम दे रहे हैं, अब आप वहाँ से अगर डालोगे कि हमारा टॉयलेट ख़राब है या स्कूल में टेबल कुर्सी नहीं है, तो हमें डायरेक्ट पता लगेगा। तो बात यह है कि ये जो मैसेजिंग है, ये पब्लिक से, एक वज़ीर आला पेशावर में बैठकर चित्राल तक के हालात उसके लिए उसके अफसरों पे छोड़ेंगे तो कहेंगे सब अच्छा है। ये आवाम है जो आपको बताएगी, और आवाम आपको जो बताती है सुने उसमें हमें भी पता लग जाता है कि हमारे बन के कौन दूसरे हैं। जैसे आजकल आप लोगों को कहते हैं कि ये जो है, वो खास तौर पे आप पे भी सवाल उठाए कि ये बारीक मतलब जो है वारदात। आप दूसरी तरफ हो गए। अच्छा, इस नशिस्त से मैं फ़ायदा उठाते हुए एक और चीज़ भी, मतलब यू वर इन द प्रिंसिपल पोजीशंस इन द पास्ट, खान साहब के भी बड़े करीब रहे आप। मुझे ये जानना है कि आपके नज़दीक ये जो आईएमएफ को ख़त लिखना था, ये कैसा फ़ैसला था? देखिए, इधर पूरा दिन ना वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूएसएड सब घूमते रहते हैं, हाँ, ठीक है ना। पूरा दिन हमारे सेक्रेटरीट में भी घूमते हैं, सिर्फ पंजाब सेक्रेटरीट में भी घूमते हैं। वो पूरा दिन हमसे यही बातें करते रहते हैं कि आपके मुल्क का सस्टेनेबल कर्जा नहीं है। अभी पिछले दिनों में एक राउंड टेबल में था वर्ल्ड बैंक की, वो बता रहे हैं कि आपकी जो पेंशन के हालात हैं, आप उड़ जाएंगे। वो फिर आपकी कंट्री रिपोर्ट्स लिखते हैं। हाँ, तो हमने आईएमएफ को क्या खत लिखा है? हमने आईएमएफ को यही खत लिखा है ना कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो इलेक्शन जीता है आपको, वो क्योंकि लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जब जाके आपसे जो प्रोग्राम करेंगे तो उसकी जो बैकिंग होगी, उसकी जो अथेंटिसिटी होगी, वो एक जाली हुकूमत से बेहतर होगी। तो इस मुल्क में जो 45-47 का झगड़ा ख़त्म होने दें, और वो भी यही कि मकामी इदारे करें, ठीक है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि यूएनओ में कोई आप कमीशन बना दें और ये करें, उसके बाद आप ये करें। अब क्या हुआ देख लेना, आपने जुलाई 12 को शायद आई थिंक स्टाफ लेवल किया था, और आज जो जो लास्ट है, मीटिंग है। जो स्टाफ लेवल हुआ है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही। हाँ। तो अभी आज ही मैं देख रहा था कि औरंगजेब साहब कह रहे थे कि सितंबर में शायद हमें मीटिंग मिल जाए। तो अभी तक चीज़ें ही नहीं तय हो पा रही। और फिर आपने आईएमएफ से जो बजट डील किया, जब आपको पता होता है ना सामने वाला काड़ा है, हाँ, तो आप उससे लंबे कंसेशंस लेते हैं। हाँ, जब आपको पता होता है ना सामने वाला तो भाई टाइट है, तो फिर आपकी होती है आई टू आई बात। अब आईएमएफ वाला जो बजट आया है इस कौम का, आप मुझे बता दें कि उस बजट से कोई मतलब, खुद वजीर आजम बोलते फिर रहे हैं कि जी हमने गर्दन काट दी है तनख्वाहदारों की, हमने महंगाई इससे बहुत होगी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस। अब तो 100 फैक्ट्री एक टाइम पे बंद होने की खबरें आ रही हैं, इस मुल्क से मल्टीनेशनल्स निकल रहे हैं। तो ये मतलब फिर उस पर क्या करें? क्या दुआएं दें इनको कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 6% पे ग्रोथ थी, ठीक है, मुल्क की, आज वो 0 पे आ गई है। लोग छोड़ के ऑल टाइम हाई इमिग्रेशन हो रही हैं। हमें तो देखें, लोगों को, हमें लोग लाएं, हमसे लोग बात करते हैं। मैं आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम करता हूं क्योंकि मैं यहाँ हूँ, और दूसरा आपको पता है मीडिया के भी मसले हम चलाते दिखाते ही नहीं। हमें रोज़ाना कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, तो हमें उनको भी तो जवाब देना है। ट्रू। अच्छा, ये बताएं, इन अ बिगर पिक्चर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस वक्त एट अ ब्रिंक ऑफ समवेयर, आप लोग आ जाते हैं, संभाल लेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, पहले भी संभाली थी ना। देखिए बात ये, मुझे उस दिन ना एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, आगा खान हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी मुझे। उन्होंने मुझे ये कहा था
कि बंदे को ना सख्त से सख्त तकलीफ होना, जब तक वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचता ना, तो उसको ना अपनी कब्र याद आ रही होती है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए ना, तो इलाज से पहले उसकी आधी बीमारी या दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो इंसान खुद उसमें जो है ना बेहतर होता रहता है, बेहतर होता रहता है, बेहतर होता रहता है। पाकिस्तान का मसला इस वक्त क्या है? पाकिस्तान का मसला इस वक्त जो सबसे बड़ा ये है कि ट्रस्ट लेवल्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। आपके सामने अभी रिसेंटली आप देख लें कि सऊदी अरब से इन्होंने कहा, पिछले दिनों वहाँ पे खड़े होकर कहा कि 10 अरब डॉलर आ रहे हैं। फिर यूएई का भी ऐसा ही कुछ बताया, चीन का भी वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा ही बताया, और ये 22 महीने 24 महीने से यही बता रहे हैं। और जो इन्वेस्टर है वो उसमें भी से भाग क्या रहे हैं। हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने कहा था पता नहीं 100 अरब डॉलर एक और आ रहे हैं। फिर वो याद होगा आपको, बड़ी इन्होंने इश्तिहारात लगाए थे। इश्तिहारात के तो बादशाह है वैसे ये लोग ना, आज़ाद को मिल रहे नहीं मिल रहे कोई इश्तिहार, ठीक है ना वो। हाँ, अब आप बाउंस कर रहे हैं। अच्छा नहीं, हर मेरा चीज़ तो में। सवाल है ना एक छोटा सा। अच्छा, अब ये जो है आपको याद होगा सैलाब आए थे, डोनर्स कॉन्फ्रेंस जिनीवा जहाज़ भर के लेके गए थे। हाँ। ये मुझे जहाज़ भर के वही वाली मिसाल है। आजकल सऊदी अरब कहता है कि हज उम्रे में पाकिस्तान से जहाज़ भर के भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए। हाँ। तो इनको बंद करवाना भी, पिछले दिनों भी आपने सुना होगा सऊदी अरब ने शिकायत की है पाकिस्तानी हाँ। इंटीरियर मिनिस्ट्री से, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो हम वो जहाज़ भर के ले गए यहाँ से वज़ीरों का जो है जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस। वहाँ आए तो जी ओ जी 10 अरब डॉलर का कमिटमेंट, 11 अरब डॉलर का कमिटमेंट। इमरान खान कितने पैसे लाया आज तक? उसमें से 1 अरब डॉलर भी नहीं आया आज तक। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट का, रेटिंग्स डाउनग्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, लोकल इन्वेस्टर्स निकल रहे इस मुल्क से। जो बेचारे तनख्वाहदार लोग थे वो जो है जहाज़ भर भर के बाहर इमिग्रेशन करा रहे हैं। यूएस वीज़ा का उस दिन आपने नंबर देखा होगा हाँ, कि अच्छा। बाहर पता नहीं 1,20,000 या कितने जो है वो यूएस में ऑल टाइम हाई लोग वीज़े के लिए लगे। ये क्या है? इमरान खान के दौर में रिवर्स हो गई थी चीज़ें। जो बाहर चले गए थे वो भी वापस आना शुरू हो गया था। वो बेचारे वो भी जो है ना, हमें कभी कभार जो है ना अपना दुखड़ा रोते हैं अच्छा, कि यार क्यों आ गए हम, जो है हमें क्या पता था ये रिजीम के बाद ये हालात हो आपको जाएंगे। लगता है SIFC जो है वो एक फेल्ड एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि दुरानी बहुत अच्छा प्लेयर है। जब दुरानी मेरे साथ काम कर रहा था तो दुरानी जो है सेंचुरी मारता था, ठीक है ना, क्योंकि उसको ये पता था नॉन स्ट्राइकिंग एंड में बंदा जो है ना ये विकेट संभाल के रखेगा, ठीक है ना, और दुरानी खुल के खेलता था। तो ये वही SIFC उस वक्त जब बनी नहीं थी, तो उस वक्त लोग कहते थे ना कि जी फ़ौज के कहने पे सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, फ़ौज जो है कोरोना के दिनों में परफॉर्म किया, फ़ौज ने जो है रिकॉर्डिंग का वो कराया, सारा कुछ। सामने नॉन स्ट्राइकिंग एंड में था PTI, पार्टनरशिप अच्छी थी। अब वही दुरानी है, सामने शहबाज शरीफ आ गया है, वो दुरानी को रन आउट करा देता है बात बात पे। अब दुरानी खुल के खेल ही नहीं पाता, उसको कहता है कि मैं भागूंगा तो ये साला रन ही पूरा नहीं करेगा, रन आउट करा देगा मुझे। मसला SIFC का या उसके जो उस तरफ के लोगों का नहीं है, उनके साथ जो पार्टनरशिप में लोग हैं ना, उनको खेलना ही नहीं आता, और वो इतने निकम्मे हैं कि वो उन्होंने एक शानदार, जिसे कहते हैं डिलीवरी वाले बंदे को भी जो ना ऑर्डिनरी कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से उनको ऑर्डिनरी करा दिया। मुजम्मिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।